children, this is my second video on chapter climate. इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है चैप्टर क्लाइमेट पर और मुझे आप लोगों से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और किसी ने तो ये रिक्वेस्ट करी कि जल्दी से जल्दी सेकेंड वीडियो भी डालें। तो आज मैं सेकेंड वीडियो डालूंगी बेटा। इट इज़ अगेन आई एम टेलिंग यू दैट प्लीज़ विद 100% फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन वॉच दिस वीडियो। केवल देखने के लिए नहीं देखना है बेटा, हमको पूरी ज़ील से, पूरे पैशन से, पूरी फोकस से इसको देखना है। ओके, तो लेट्स बिगिन। Factors affecting India's climate. What are the factors that influence the climate of India? First, we will take latitude. Latitude, as I have explained you in climatic controls also. Latitude एक बहुत important factor है वहाँ के एरिया के बारे में, उसके क्लाइमेट के बारे में एक नॉट वेरी स्पेसिफिक लेकिन एक बड़ा सा एक आउटलुक सा हमें पता चल जाएगा क्लाइमेट ऐसा होगा। तो लैटिट्यूड, लेटिवी लाइन्स, एज वी गो अवे फ्रॉम द इक्वेटर टेम्परेचर डिक्रीजेस। तो अगर हमें किसी भी कंट्री का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट मालूम है तो हम एक अंदाज़ा लगा लेते हैं वहाँ का क्लाइमेट ऐसा होना चाहिए। अगर लैटिट्यूड 0 डिग्री इक्वेटर के आसपास है, 10, 20, 30, तो हम कहेंगे इट इज़ अ हॉट कंट्री, यहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है। और अगर लैटिट्यूड 40, 50, 60 के बीच में है तो हम कहेंगे ये टेम्परेट कंट्री है, यहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट है, नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। और अगर हम और ऊपर का लैटिट्यूड देखते हैं किसी कंट्री का जो कि 70, 75, 80, 85 है तो हम कहते हैं दिस इज़ वेरी वेरी कोल्ड क्लाइमेट कंट्री एज इट इज़ वेरी फार फ्रॉम द इक्वेटर एंड वेरी क्लोज टू द पोल्स। तो इस तरीके से लैटिट्यूड से हम किसी भी एरिया का अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो अगर हम इंडिया के बारे में पढ़ें तो जैसे हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंट्री। बिल्कुल लगभग 2 इक्वल हाफ्स में इंडिया को डिवाइड करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसका मतलब इंडिया में कौन सा क्लाइमेट होना चाहिए? लैटिट्यूडल एक्सटेंट याद है आप लोगों को? 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। तो इसके हिसाब से जो इंडिया का साउथ है 8 डिग्री 4 मिनट्स, इट इज़ वेरी क्लोज टू द इक्वेटर। तो यहाँ पर बहुत गर्मी होनी चाहिए। और जैसे हम ऊपर जाते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर तो यहाँ पर गर्मी काफ़ी कम होनी चाहिए। ठीक है, केवल एक लैटिट्यूड के हिसाब से देख रहे हैं अभी हम। ओके, नाउ सी हियर बेटा, वेरी केयरफुली यू हैव टू सी दैट दिस इज 0 डिग्री इक्वेटर। ये एक 0 डिग्री इक्वेटर है जो अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ये है हमारी लाइन जिसे हम कहते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ। जितनी भी लाइंस 0 डिग्री से ऊपर होंगी वहाँ पर सब में नॉर्थ लगेगा। इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, हमेशा याद रखिए 23.5 डिग्री नॉर्थ यही लाइन है जो इंडिया के सेंटर से पास होती है। अभी बताएंगे उतनी ही डिग्री में 23.5 डिग्री साउथ, इक्वेटर से नीचे सब लाइंस के साथ साउथ लिखेंगे। इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 66.5 डिग्री नॉर्थ, इस लाइन का नाम है बेटा आर्कटिक सर्कल। ये सब आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। 66.5 डिग्री साउथ, इसका नाम है बेटा एंटार्क्टिक सर्कल। ये एक डॉट नॉर्थ पोल है जो कि 90 डिग्री पर है और ये एक डॉट साउथ पोल है, ये भी 90 डिग्री पर है।
तो ये हमारी 5 लैटिट्यूड्स हैं. देयर आर 181 लैटिट्यूड्स, लेकिन हम केवल 1 2 3 4 5 लैटिट्यूड्स ही पढ़ेंगे. और ये 5 लैटिट्यूड्स डिवाइड करती हैं अर्थ को हीट जोन्स में और टेम्परेचर जोन्स में. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हीट जोन्स क्या होती हैं, जो आपने पढ़ा है जूनियर क्लासेस में. हीट जोन्स कौन सी होती हैं? फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. इस बेल्ट को हम कहते हैं टॉरिड जोन, मीन्स वेरी वेरी हॉट बेल्ट. TORRID, टॉरिड जोन. कहाँ से कहाँ तक है ये? फ्रॉम कैंसर टू कैप्रिकॉर्न. इस बेल्ट में अगर किसी देश के लैटिट्यूड पढ़ते हैं तो हम सिंपली बोल देते हैं अरे ये तो बहुत ही गर्म देश है. फिर कैंसर टू आर्कटिक सर्कल 23.5 टू 66.5, इस बेल्ट का नाम है टेम्परेट. टेम्परेट का मतलब आपको अभी बताया था. टेम्परेट का मतलब होता है नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड. क्योंकि ये नदर्न हेमिस्फीयर में, तो इसे हम कहते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन. सिमिलरली इन द साउथ टेम्परेट जोन. ओके, टेम्परेट मीन्स ना ये पोल्स के पास है ना ये इक्वेटर के पास है, बीच में है. इसीलिए यहाँ पर एक मॉडरेट, एक अच्छा क्लाइमेट रहता है. अब आता है आर्कटिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल तक. ये हमारी नॉर्थ में है, इसीलिए एन लगा रहे हैं. नॉर्थ फ्रिजिड जोन. फ्रिजिड के नाम से ही हमें पता चल जाता है फ्रोजन, कितनी ठंडी होंगी ये. साउथ फ्रिजिड, साउथ फ्रिजिड जोन. साउथ फ्रिजिड जोन, साउथ फ्रिजिड जोन का ये जोन जो है दोनों नॉर्थ और साउथ में, ये पोल्स के पास है और इक्वेटर से काफ़ी दूर है. दैट इज़ वाई दे हैव वेरी वेरी कोल्ड क्लाइमेट. तो जिन भी कंट्रीज़ का लैटिट्यूड 66.5 मतलब 70 75 80 85 आता है, तो उनको हम बहुत कोल्ड कंट्रीज़ कहते हैं. तो लैटिट्यूड के हिसाब से इंडिया की लोकेशन कहाँ पर है? इंडिया हमने पहले पढ़ा हुआ है, लाइज इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस फ्रॉम इट्स सेंटर. इंडिया की लोकेशन कहाँ पर है? इंडियाज लोकेशन इज इन द नदर्न हेमिस्फीयर समवेयर हियर, जहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज डिवाइडिंग द कंट्री इनटू 2 इक्वल हाफ्स. कुछ इस तरीके से इंडिया यहाँ पर आता है और कैंसर जो है इंडिया को 2 में डिवाइड कर रहा है. तो इसका क्या मतलब है? लैटिट्यूड के हिसाब से जो हमारा सदर्न हाफ है ये तो टॉरिड जोन होना चाहिए, और जो नदर्न हाफ है वो टेम्परेट जोन होना चाहिए. अगर कोई भी दूसरे कंट्री का लोग ये पढ़ेंगे इंडिया के क्लाइमेट के बारे में, तो सीधा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस फ्रॉम इट्स सेंटर, तो सिंपल कह देंगे कि जो साउथ है वो टॉरिड है और जो नॉर्थ है वो टेम्परेट है. और आप भी जानते हैं कि हमारा साउथ टॉरिड नहीं है और हमारा नॉर्थ भी टेम्परेट नहीं है. लेकिन लैटिट्यूड क्या बोलता है? लैटिट्यूड तो यही बोल रहा है कि क्योंकि कैंसर से नीचे वाला इंडिया ये टॉरिड जोन होना चाहिए, और ये टॉरिड या ट्रॉपिकल दोनों एक ही चीज़ होती है, ट्रॉपिकल, और इसको हम कह सकते हैं सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट जोन होना चाहिए. ओके, तो हम केवल अभी लैटिट्यूड में यहाँ पढ़ के अभी से छोड़ देते हैं, क्योंकि मैं आगे बताऊंगी कि हमारे ऐसा क्लाइमेट क्यों नहीं है. ओके, सेकेंड फैक्टर है ऑल्टीट्यूड. ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट अबव सी लेवल. कितनी हाइट है ये हमने अभी बताया था क्लाइमेटिक कंट्रोल्स में. जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतना टेम्परेचर कम होगा. इंडिया के नॉर्थ में यहाँ से एक रेंज जा रही है हिमालयाज. ये हिमालयाज हमको प्रोटेक्ट करते हैं. इस हिमालयाज की हाइट कितनी है? अबव एवरेज हाइट बता रही हूँ. वैसे तो वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी पीक्स हैं जो 8848 मीटर्स हैं, 8611 8598, लेकिन एवरेज पूरा हिमालय 6000 मीटर से ऊपर है.
ये हिमालयाज यहाँ से आती हुई कोल्ड विंड्स को रोकते हैं और इंडिया को एक माइल्डर विंटर्स देते हैं। माइल्डर विंटर का मतलब क्या होता है? एक ठीक ठाक विंटर जो कि बहुत सिवियर नहीं है। अगर हिमालयाज नहीं होते, इफ देयर वुड हैव बीन नो हिमालयाज, क्या होता इंडिया? कैंसर से ऊपर वाला इंडिया पूरा वेरी वेरी कोल्ड होता, बहुत ठंडा होता, और हम कोल्ड क्लाइमेट में बहुत परेशान भी हो जाते। लेकिन हिमालयाज ने हमको इन चिली विंड्स से, जो आर्कटिक ओशन से ओरिजिनेट हो रहे हैं, फ्रिजिड जोन से, इनसे हमें प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ऑल्टीट्यूड का हमारे ये रोल है कि प्रेजेंस ऑफ हिमालयाज, हाउ दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग अस अ माइल्डर विंटर्स। अब बेटा थर्ड फैक्टर, प्रेशर एंड विंड्स। प्रेशर एंड विंड्स, ये अभी हमने क्या ड्रॉ किया है? हीट बेल्ट्स। ओके, इन्हें हम हीट बेल्ट्स बोलते हैं क्योंकि हमने अर्थ को 3 टेम्परेचर बेल्ट्स में बांटा है, वेरी हॉट, लेसर हॉट एंड वेरी वेरी लेस हॉट और वेरी कोल्ड। हमने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अर्थ को 3 जोन्स में डिवाइड किया, और इनको जो डिवीजन और डिमार्केशन किया वो इन लैटिट्यूड्स ने किया, 5 लैटिट्यूड्स ने। अब जब हमको हीट बेल्ट आ जाती है, इसके बाद हमको पढ़ना है बेटा प्रेशर बेल्ट्स। अब प्रेशर बेल्ट्स ये हम 9th में पढ़ेंगे, इतना तो हम पढ़ के आ चुके थे, ये हमारी प्रीवियस नॉलेज है। हीट बेल्ट्स ड्रॉ करनी आ गई, अब प्रेशर बेल्ट्स कैसे ड्रॉ करें? हमेशा के लिए याद रखिए कि टेम्परेचर और प्रेशर में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। इनवर्स का मतलब क्या होता है? हाई टेम्परेचर होगा तो लो प्रेशर, लो टेम्परेचर होगा तो हाई प्रेशर। क्योंकि हम टेम्परेचर को तो फील कर लेते हैं, भाई अब विंटर्स आ रही हैं, थोड़ा थोड़ा सा वूलन्स पहन लो, धूप में बैठने का थोड़ा थोड़ा दिल कर रहा है, लेकिन हम प्रेशर को फील नहीं करते। प्रेशर को नापना है तो साथ में रोज बैरोमीटर लेके चलेंगे, अरे हाँ बैरोमीटर बता रहा है हाई प्रेशर हो रहा है, बैरोमीटर बता रहा है लो प्रेशर हो रहा है। ये फिजिबल नहीं है, ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है हम बैरोमीटर लेके चले। तो प्रेशर कैसे जाने? प्रेशर को टेम्परेचर के साथ रिलेट करके जाने। टेम्परेचर जितना हाई होगा उतना प्रेशर कम होगा। कौन सा प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। अब जैसे जैसे विंटर्स आ रही हैं, टेम्परेचर लो होना शुरू होगा और प्रेशर हाई होना शुरू होगा। तो एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। चलो अब हम इस हीट बेल्ट के ऊपर प्रेशर बेल्ट्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा क्लटर हो जाए इसीलिए मैं इस हीट बेल्ट को रब कर रही हूँ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द हीट बेल्ट्स। नाउ ऑन दिस हीट बेल्ट आई एम गोइंग टू शो यू प्रेशर बेल्ट्स। ठीक है, सबसे पहले हमको हीट बेल्ट्स आनी चाहिए, तभी हम प्रेशर बेल्ट्स बना पाएंगे, और प्रेशर बेल्ट्स आ जाएंगी तो उसके बाद हम विंड बेल्ट्स को बनाएंगे। ओके, इक्वेटर, सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर जोन। तो ये हाई टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर का मतलब होता है लो प्रेशर। तो इक्वेटर के ऊपर सबसे पहले लिख दो लो प्रेशर। सबसे पहले इक्वेटर के ऊपर लिख दो लो प्रेशर। समझ आ गया? लो प्रेशर लिखने के बाद अब ऑल्टरनेट चलना शुरू कर दो। लो प्रेशर, दूसरी लाइन के ऊपर लिख दो हाई प्रेशर, यहाँ लिख दो लो प्रेशर और यहाँ लिख दो हाई प्रेशर। यहाँ पर पहुँचते पहुँचते हमें समझ में आ जाएगा कि ये जो नॉर्थ पोल है वेरी लो टेम्परेचर है, बहुत कम टेम्परेचर है, तभी तो यहाँ हाई प्रेशर है। मैंने अभी बताया था इनवर्स रिलेशन है। तो लो टेम्परेचर के कारण यहाँ पर हाई प्रेशर, तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर के कारण लो प्रेशर,
यहाँ पर लिख दो हाई प्रेशर, यहाँ लिख दो लो प्रेशर, यहाँ लिख दो हाई प्रेशर। तो पोलर लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। इतना आपको लिखना आ गया तो इसका मतलब है आपको प्रेशर बेल्ट्स बनाना आ गया। पहले हीट बेल्ट्स बनाई थी, हीट बेल्ट्स से हमें पता चल गया था कौन सी सबसे हाई टेम्परेचर है, वहां पर हमने लो प्रेशर लिख दिया, और फिर हाई प्रेशर, लो प्रेशर, और यहाँ पहुंचते पहुंचते फिर हाई प्रेशर बिकॉज वेरी लो टेम्परेचर, एंड सिमिलरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर? अब आते हैं बेटा जो डिफिकल्ट पार्ट है विंड बेल्ट्स का। इसके ऊपर अब हमको हीट बेल्ट्स के ऊपर प्रेशर बेल्ट्स, प्रेशर बेल्ट्स के ऊपर विंड बेल्ट्स। तो सबसे पहले विंड के बारे में कुछ बातें जानिए। व्हाट इज विंड? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। Horizontal movement of air is called wind. Number one, clear? Number two, winds always blow from high pressure to low pressure. Winds always blow from high pressure. कभी भी किसी भी बच्चे ने नदी को पहाड़ों से ऊपर बहते हुए देखा है? पहाड़ से ऊपर को जा रही है, या पानी जो है हाइट पे चढ़ते हुए? नहीं। आप हंसेंगे, ऐसा भी कुछ होता है क्या? ये तो नेचुरल है कि स्लोप से नीचे को ही जाएगा पानी। उतना ही नेचुरल है हवा का हाई टू लो प्रेशर चलना। मैंने क्यों तुमको नदी से या पानी से कंपेयर कराया कि तुमको ये समझ में आ जाए कि जितना नेचुरल नदी का ऊपर से नीचे चलना है, उतना ही नेचुरल हवा का हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलना है। इज इट क्लियर? नंबर 3, winds get their name from the direction they blow, not to the direction they blow, from the direction they blow, जहां से वो चलती हैं। अगर वो ईस्ट से चल रही हैं तो उनका नाम ईस्टर्लीज होगा, अगर वो वेस्ट से चल रही हैं तो उनका नाम वेस्टर्लीज होगा। वो कहां को जा रही हैं वी आर नॉट बॉदर अबाउट, वो कहां से चल रही हैं दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि उसी से हमें पता चलता है अरे दिस इज द बेल्ट ऑफ ईस्टर्लीज, दो विंड्स आर कमिंग फ्रॉम द ईस्ट। समझ में आया? ये winds are coming from the west, they are westerlies. Is it clear? तो 3 चीजें wind belt पढ़ने से पहले, the horizontal movement of air, winds blow from high pressure to low pressure, and winds get their name from the direction they blow. Am I clear? Okay. अब बेटा विंड बेल्ट बनाने से पहले हाई प्रेशर्स को सर्कल कर लो, क्योंकि हमें हाई प्रेशर से हवा चलानी है। समझ आ रहा है? चलो मैं हाई प्रेशर को सर्कल कर रही हूं। हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। तो ये 4 हाई प्रेशर की बेल्ट्स हैं। इसका मतलब हवा यहां से ही चलेगी, हवा इधर से लो प्रेशर से नहीं चल सकती। तो चलो भाई विंड बेल्ट बनाए। हाई प्रेशर से लो प्रेशर, मैं अभी आपको थोड़ा सा रफ बता रही हूँ क्योंकि अभी हमको थोड़ा चेंजेस लाएंगे। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मेरा एरो हमेशा लो प्रेशर की तरफ होगा, मेरा एरो हमेशा लो प्रेशर की तरफ होगा। यहां से हाई टू लो, यहां से हाई टू लो, यहां से हाई टू लो, यहां पर हाई टू लो, यहां पर हाई टू लो। ये हमने बना दी विंड्स। लेकिन अब तो है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट। ओके बेटा, हमने ये देख लिया हाउ द विंड्स ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। लेकिन ये तब पोजीशन है जब अर्थ रुकी हुई है।
लेकिन हम जानते हैं अर्थ तो रुकी हुई नहीं है, अर्थ तो हमेशा रोटेट करती है। कई बच्चे होते हैं बेटा क्लास में जो बॉल को अपनी फिंगर पे नचा लेते हैं इस तरीके से। मैं नहीं कर सकती, मैं क्लासरूम में जब पढ़ाती थी तब बच्चों को बोलती थी, कोई बच्चा रोटेट कर लेता था। इस बॉल पे हमने पहले से ही इक्वेटर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर ड्रॉ कर लेते थे। तो इससे क्या होता था, जैसे मैंने ये लाइन लो प्रेशर इक्वेटर की ड्रॉ कर दी, इसके ऊपर मैंने एक हाई प्रेशर की ड्रॉ करी और यहाँ पर भी मैंने एक हाई प्रेशर की ड्रॉ कर दी। ये लो प्रेशर अगर आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये इक्वेटर है, ये हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर। विंड्स नीचे को चलेंगी, ठीक है। मैंने बड़े आराम से ड्रॉ कर दिया। विंड्स जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चल रही हैं, हाई टू लो प्रेशर, हाई टू लो। अब मैं इस बॉल को रोटेट करूंगी। अब रोटेट करते हुए क्या मैं विंड्स को बिल्कुल सीधी इसी तरह से ड्रॉ कर सकती हूँ? बहुत तेज, आपको मालूम है अर्थ कैसे रोटेट करती है विद स्पीड, लेकिन इस स्पीडी विंड में अगर मैं इस विंड को ड्रॉ करूंगी तो ये ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, मेरा पेन सीधा नहीं चलेगा। ये तो जब अर्थ रुकी हुई है तो मैंने इस तरीके से सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। थोड़ा सा बॉल से बेटा समझ में आ रहा होगा आपको, लेकिन अगर अर्थ चल रही है, इसको हम कहते हैं अर्थ की जो रोटेशन से जो फोर्स बनती है, इसे हम कहते हैं कोरियोलिस फोर्स, CORIOLIS। ये कोरियोलिस फोर्स क्या होती है? कोरियोलिस फोर्स क्या होती है? ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, द विंड्स, द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स डिफ्लेक्ट्स। डिफ्लेक्ट मतलब बदल जाती है, तिरछी हो जाती हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दे टर्न टू देयर राइट in the northern hemisphere and they turn to their left in the southern hemisphere। अब इसको बहुत ध्यान से देखिए बेटा, देखिए ये मैं आप पहले नदर्न हेमिस्फीयर में पढ़ा रही हूँ। नदर्न हेमिस्फीयर में विंड्स हमेशा हाई टू लो चलेंगी, ये तो एक परमानेंट सत्य है, उसको हम नहीं बदल सकते। लेकिन ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, ये जो विंड ऐसे चल रही थी ये अपने राइट को टर्न हो जाएगी। इसका राइट कौन सा होगा? ये विंड ऐसे है तो इसका राइट क्या होगा? ये होगा। ये अपने राइट को टर्न हो गई। ये विंड ऐसे सीधी आ रही थी लेकिन ये अपने राइट को टर्न हो गई। आप समझ रहे हैं? ऐसे बन जाएगी। आप ये देखिए, जो विंड सीधी होनी चाहिए थी, ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स ये अपने राइट को टर्न हो गई। ये विंड भी अपने राइट को टर्न हो जाएगी। ये सीधी थी लेकिन ये अपने राइट को टर्न हो गई। ये भी अपने, ठीक है, ये अपने राइट को टर्न हो गई। ये विंड जो है ये भी अपने राइट को टर्न हो जाएगी। ये थी, अब ये इस तरीके से अपने राइट को टर्न हो गई। आप समझ रहे हैं कि नदर्न हेमिस्फीयर में जो विंड्स हैं वो अपने राइट को डिफ्लेक्ट हो जाएंगी ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स विच इज जनरेटेड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब सिमिलरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर में ये विंड्स जो है अपने लेफ्ट को डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ये है अपने, इसका लेफ्ट ये है, समझ आया? ये विंड अपने लेफ्ट को डिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब ये ऐसे थी, इसका लेफ्ट ये हो गया। ये विंड अपने लेफ्ट को, देखो ये सीधी है, इसका लेफ्ट ये हो गया। ये बेटा विंड बेल्ट्स है। आई होप इट इज क्लियर टू यू कि सबसे पहले हमें हीट बेल्ट्स आनी चाहिए, उसके बाद हमको प्रेशर बेल्ट आनी चाहिए, और प्रेशर बेल्ट के बाद हमको विंड बेल्ट्स बनानी है। और विंड बेल्ट्स हमेशा हाई टू लो ही चलेंगी। मेरे कहीं पर भी डायग्राम में आपको नहीं दिख रहा होगा कि विंड्स लो प्रेशर की तरफ एरो ना हो। विंड्स का एरो हमेशा ये लो प्रेशर की तरफ होगा, इस लो प्रेशर की तरफ होगा, इस लो प्रेशर की तरफ होगा।
ठीक है, हाई टू लो ही चलेंगे। और इनकी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन कौन लाता है, इसको हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं, जो कि फेरल्स लॉ के नाम से जाना जाता है, जो फेरल ने डिस्कवर किया था कि विंड्स क्यों थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब हमको पढ़ना है इंडिया को। इंडिया कहाँ पर है? इंडिया जो है वो, अच्छा इससे पहले एक बात, इंडिया से पहले इन विंड्स का नेमिंग सेरेमनी, नामकरण भी तो करना है इनका। तो हमको मालूम है कि हमने शुरू में बताया था आपको दो डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड वेस्ट W और E V। जो हवाएं ईस्ट से आ रही हैं उनका नाम ईस्टर्लीज होगा, जो वेस्ट से आ रही हैं उनका नाम वेस्टर्लीज होगा। तो हम पहले टॉरिड जोन की बात करेंगे, कैंसर से कैप्रिकॉर्न। ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट में ये हवाएं यहाँ से आ रही हैं, मतलब ईस्ट से तो आ रही हैं लेकिन नॉर्थ और ईस्ट के बीच से आ रही हैं। ये आ रही हैं साउथ और ईस्ट के बीच में से, आ तो ईस्ट से रही हैं, ठीक है। तो इस बेल्ट का नाम क्या है? ईस्टर्लीज। इन विंड्स का नाम क्या है? क्योंकि ये ईस्ट से आ रही हैं। बाद में हमें कोई पूछेगा कि इंडिया कहाँ है, तब हम बाद में बात करेंगे। तो इन विंड्स का नाम क्या है? ईस्टर्लीज। अब ये विंड जो है वेस्ट से आ रही है, ये विंड वेस्ट से आ रही है, तो ये वेस्टर्लीज है, ये भी वेस्टर्लीज है, ठीक है। ये नदर्न वेस्टर्लीज, ये सदर्न वेस्टर्लीज, ये भी ईस्ट से आ रही है, ठीक है। तो इनका नाम भी ईस्टर्लीज होगा, लेकिन थोड़ा अलग करने के लिए हमने इनका नाम कर दिया पोलर ईस्टर्लीज, ठीक है। और इनका नाम भी पोलर ईस्टर्लीज। ओके, तो ये तो होगा इनके नाम, ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज। हमने कुछ भी लर्निंग नहीं करी, केवल हमने फैक्ट के हिसाब से, कहाँ से आ रही है ईस्ट से ईस्टर्लीज, कहाँ से आ रही है वेस्ट से वेस्टर्लीज, ईस्ट से ईस्टर्लीज, लेकिन पोल्स के पास है तो चलो पोलर ईस्टर्लीज, ठीक है। अब आते हैं बेटा इंडिया की लोकेशन के ऊपर। इंडिया जो है वो कहाँ लाई कर रहा है? इंडिया, ये देखो, ये जो विंड्स हैं जिसको हमने ईस्टर्ली कहा था, ये ऊपर से आ रही है, नॉर्थ ईस्टर्लीज। इंडिया नॉर्थ ईस्टर्ली विंड के बेल्ट में आ रहा है। इंडिया के बीच में से जो ये लाइन जा रही है, ये हाई प्रेशर की लाइन है। यहाँ से विंड ओरिजिनेट हो रही है, मतलब लो टेम्परेचर, यहाँ लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर है। यहाँ पर लो टेम्परेचर, इसका मतलब हम विंटर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर होने के कारण इंडिया जो है, मतलब अभी हमें इंडिया के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम, मतलब इसके कंपैरिजन, इसके बेसिस में हमें कुछ नहीं मालूम है। हम केवल ये देख रहे हैं इंडिया कौन सी विंड की बेल्ट में है। इंडिया के सेंटर से कैंसर जा रही है, ये हाई प्रेशर की बेल्ट है। हमें नहीं मालूम कौन सा मौसम है, कौन सा क्या है, हाई प्रेशर की बेल्ट है और यहाँ से विंड ओरिजिनेट हो रही है। इसका मतलब इंडिया, ये पूरा, ये जो विंड आ रही है पीछे से, ये कहीं ऐसे करके विंड्स आ रही है, ये जो विंड्स हैं ये लैंड टू सी है। ये पूरा यहाँ पर चाइना है, पूरा ऊपर रशिया है, लैंड टू सी है। इंडिया कौन सी विंड बेल्ट में है? इंडिया नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्लीज की बेल्ट में है, जो विंड्स लैंड टू सी हैं। और इस लोकेशन के हिसाब से इंडिया वुड हैव बीन अ डेजर्ट। इंडिया एक डेजर्ट होना चाहिए। इंडिया क्यों डेजर्ट होना चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ जो हवाएं चल रही हैं वो लैंड टू सी हैं, और लैंड टू सी जो हवाएं होती हैं उनमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होता है, जो बारिशें नहीं लाती हैं। तो इंडिया को एक डेजर्ट होना चाहिए, बट इट इज नॉट सो। इंडिया डेजर्ट का है? इंडिया तो अच्छा खासा देश है विद ऑल द क्लाइमेटिक वेरिएशंस। तो इसके लिए हमें और एक और चीज़ पढ़नी है कि इंडिया की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं बड़ी यूनिक है। ओके, इंडिया की क्या कंडीशंस डिफरेंट है? जब इंडिया में विंटर्स होते हैं,
जब इंडिया में विंटर्स होते हैं मतलब लो टेम्परेचर, तो यहाँ हाई प्रेशर होता है। अब इंडिया के बारे में जानो कि इंडिया में लो टेम्परेचर है, प्रेशर हाई है, तो इंडिया से हवाएं चलेंगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ये देखो, ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है, हवाएं लैंड टू सी चल रही हैं, और इसीलिए विंटर्स आर लेस रेनी इन इंडिया। विंटर्स में बारिशें कहाँ होती हैं? Winters are very pleasant, sky is so clear and हल्की हल्की धूप होती है, अच्छा लगता है हमको, हल्की तेज जो भी होती है। तो विंटर्स में इंडिया इज ड्राई, लेकिन समर्स में इंडिया कैसा है? इन समर्स आप इधर देखेंगे, इसी पोजीशन को मैं यहां ड्रॉ करूंगी, ठीक है। ये गई बेटा हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ठीक है। अब इंडिया में विंटर्स की डायरेक्शन तो आपको दिख गई कि विंड्स ऐसे चल रही है, ये है नॉर्थ ईस्टर्लीज, और इस ईस्टर्लीज दे आर कमिंग फ्रॉम द लैंड एंड दे आर ब्लोइंग टुवर्ड्स द सी, अरेबियन सी, और यहाँ से ये विंड्स कहाँ चल रही हैं? बे ऑफ बंगाल की तरफ। तो ये विंड्स, कोई मॉइस्चर नहीं है, विंटर्स आर ड्राई, क्लियर। अब आते हैं बेटा समर्स में। समर्स में क्या होता है? ये सारी बेल्ट, ये खासकर ये राजस्थान वाला एरिया, ये बन जाता है वेरी हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर एरिया। समर्स में हाई टेम्परेचर का मतलब है लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर, स्पेशली कैंसर से ऊपर, यहाँ तक तो यहाँ पर इतनी गर्मी नहीं है। अब क्या होता है बेटा, ये जो विंड्स हैं जो नीचे इक्वेटर से नीचे, ये परमानेंट विंड्स हैं। ये जो मैंने ड्रॉ किए हैं ये 3 परमानेंट विंड्स हैं, ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज। ये कभी अपनी डायरेक्शन नहीं बदलती। परमानेंट का मतलब होता है दे नेवर चेंज देयर डायरेक्शन, जैसी हैं वैसी चलती हैं। लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में परमानेंट विंड्स भी अपनी डायरेक्शन बदल लेती हैं। अब देखो बेटा, यहाँ मेरी थोड़ी स्पेस कम हो गई है, ये इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर से नीचे ये विंड्स चल रही हैं। अब ये इक्वेटर है, ये विंड्स, इस विंड्स को मैं ऐसे ही यहां ड्रॉ कर रही हूं, ऐसे चल रही हैं, ठीक है। ये कौन सी विंड्स है? ये कौन सी विंड्स हैं जिसको मैंने यहां ड्रॉ किया इक्वेटर से नीचे? ये इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर। ये विंड्स हैं ईस्टर्लीज, ये अपने ईस्ट में चल रही हैं, यूं करके इंडिया से यूं निकल रही हैं। लेकिन ये जो लो प्रेशर का एरिया बनता इतना स्ट्रॉन्ग, जितनी ज्यादा गर्मी उतना ही स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर। क्योंकि कभी आपने अपने दादा दादी नाना नानी से सुना होगा इस बार बहुत गर्मी है ना, अच्छी बारिश होगी। वो तो एक लेमैन स्टेटमेंट है, उन्होंने ऑब्जर्वेशन से बोला है इस बार गर्मी ज्यादा हुई, बारिश होगी। लेकिन ये बात सही है, जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतना स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर बनेगा, और वो लो प्रेशर इन परमानेंट विंड्स को, जिनको यूं जाना था, इनको मोड़ने में मजबूर कर देता है। ये विंड सारी जो परमानेंट है, परमानेंट का मतलब होता है दे नेवर चेंज देयर डायरेक्शन, लेकिन ये मुड़कर इंडिया में क्या नाम से जानी जाती हैं? साउथ वेस्ट मॉनसून्स। इनका नाम क्या बन गया है? साउथ वेस्ट मॉनसून। और इनकी डायरेक्शन क्या है? देखो इनकी डायरेक्शन क्या है, ये हो गया साउथ और ये हो गया वेस्ट। वेस्ट और साउथ के बीच से जो हवाएं आ रही हैं ये हो गया साउथ वेस्ट मॉनसून्स फॉर इंडिया। तभी तो जो हमने पढ़ा था कि इंडिया क्यों डेजर्ट नहीं है। इंडिया की लोकेशन तो ऐसी है कि इंडिया को डेजर्ट होना चाहिए, लेकिन इंडिया के पास जो दो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज हैं,
इन्होंने रोल प्ले किया है। और इंडिया में जो बहुत स्ट्रॉन्ग हाई टेम्परेचर, मतलब आप सोचो हाई टेम्परेचर कितना स्ट्रॉन्ग होगा और लो प्रेशर कितना इंटेंस होगा कि उन्होंने परमानेंट विंड्स को, इन परमानेंट विंड्स को, कहीं परमानेंट विंड्स अपनी डायरेक्शन नहीं बदलती हैं, लेकिन वो इतने स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर हुआ कि उन्होंने इस विंड को इंडिया की तरफ मोड़ दिया। और इन विंड्स को इंडिया में बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून्स, जो इंडिया के लिए खूब बारिशें लेकर आता है। तो इंडिया क्यों होगा डेजर्ट? इंडिया इज गुड रेनी, वी हैव गुड रेनी मंथ्स फ्रॉम जून टू सितंबर, हाफ ऑफ सितंबर। तो आपने देखा हाउ इंडिया लाइज इन अ बेल्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, but still how these winds deflect. I really feel very happy to read about this geography of India कि कैसे हवाएं मुड़ के इंडिया की तरफ आती हैं और इंडिया को खूब बारिश देती हैं। अब बेटा एक छोटा छोटा दूसरा टॉपिक है, ये तो हो गया हमारा विंड बेल्ट्स। एक है बेटा जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्या होती हैं? बहुत ऊपर एटमॉस्फेयर में 12,000 मीटर्स, मतलब एवरेज तो 8848 है, उससे ऊपर 12,000 मीटर्स के ऊपर एक बहुत पतली सी बेल्ट पे बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। इन हवाओं की स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर इन समर्स एंड 184 किलोमीटर पर आवर इन विंटर्स होती है। तो हल्के फल्के बच्चे तो वैसे ही उड़ जाएंगे इसमें। तो ये बहुत तेज़ चलने वाली हवाएं हैं। इन हवाओं का भी इंडिया की क्लाइमेट पर असर पड़ता है। तो हम दो जेट स्ट्रीम पढ़ रहे हैं, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम एंड ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स होती हैं बेटा, वो वेस्ट से आती हैं, इंडिया का वेस्ट यहाँ से, ठीक है, और ये हिमालयस के पास कहीं ऊपर चलती हैं। तो ये हवाएं कैसे इंडिया को अफेक्ट करती हैं? जेट स्ट्रीम्स जो मेडिटेरेनियन सी में, जो आपको मेडिटेरेनियन सी बताया था, एक साइक्लोन्स ओरिजिनेट होते हैं, उन साइक्लोन्स को वो अपने साथ, हवाओं के साथ इंडिया की तरफ लेकर आ जाते हैं। और इंडिया को जो सर्दियों में जनवरी फरवरी में, जो सर्दियों में दिसंबर या जनवरी फरवरी में जो हमको लाइट रेनफॉल मिलती है, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर क्रॉप्स, विंटर क्रॉप्स, ये हवा, ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम इन हवाओं को लेकर इंडिया में आती हैं। इन जो ये आती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस मतलब एक अच्छा सा सुहावना मौसम चल रहा होता है, तभी कहीं पर बारिश आ जाती हैं, तो हमारा जो प्लेजेंट विंटर सीजन है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? दे ओरिजिनेट इन द मेडिटेरेनियन सी एंड विद वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम दे एंटर इंडिया एंड गिव रेनफॉल टू दिस पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट, पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड। थोड़ी जो विंटर में रेनफॉल होती है वो इन्हीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से होती है। और एक होते हैं बेटा ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो होती है वो ईस्ट से चलती है और इंडिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं। इनके आने से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं? ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम समर्स में आती है, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम विंटर में आती है। ये मतलब गर्मियों में जो तूफान चलते हैं और वो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम लेकर आती है। जितने ज़्यादा तूफान चल रहे हैं, जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा उतना लो प्रेशर होगा, और मॉनसून जो है इन्हीं ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की डायरेक्शन में चलता है। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जैसे जैसे चलेगी वैसे वैसे मानसून को भी अपने साथ लेकर चलती है। तो जितनी इनकी इंटेंसिटी होगी, जितने स्ट्रॉन्ग साइक्लोन्स होंगे, उतना ही ज़्यादा मानसून भी आएगा। तो जेट स्ट्रीम में हम केवल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम पढ़ेंगे। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस तो हमने पढ़ ही लिया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बोलो चाहे वेस्टर्न डिप्रेशंस बोलो, दे originate from Mediterranean Sea and travel toward the west and enter India from the northwest and bring light rainfall during winters, which is highly beneficial for our winter crops.
ओके बेटा, तो आपने वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में तो जाना। इसी तरह के एक साइक्लॉन्स अक्टूबर और नवंबर में अंडमान निकोबार सी यहाँ पर ओरिजिनेट होते हैं। ये जो ट्रॉपिकल साइक्लॉन्स हैं ये इस तरह से हमारे ईस्टर्न कोस्ट की तरफ यहाँ पर से ओरिजिनेट होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लॉन, और इस तरीके से ऊपर को चलते हैं। अक्टूबर एंड नवंबर, ये अक्टूबर एंड नवंबर का जो महीने हैं यहाँ पर आपने सुना होगा उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, आंध्र प्रदेश में बड़े तूफान आते हैं। ये साइक्लॉन्स भी हमारे बहुत डिस्टर्ब करते हैं बहुत। अब तो खैर ये सब जान ही गए हैं, पहले से ही मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बता देता है कि साइक्लोन आने वाले हैं, इन जगहों को खाली कर दिया जाता है। लेकिन दीज आर ऑल्सो disturb the climate during October and November. Okay, so these are the factors which affect the climate of India. So I hope you have understood this topic clearly, but still if you have any doubt, any queries, don't hesitate to write in comment box. I will definitely try my best to clear your doubts. Okay, because I know it is little difficult, but I have tried my level best to make it easy for you and interesting too. Okay, thank you so much. Have a wonderful day.